पुरस्कार 2023 टैग्स सामान्य अध्ययन 3 समावेशी विकास प्रीलिम्स के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023। श्रम बाजार में लैंगिक विषमता, औद्योगिकरण, लैंगिक वेतन अंतराल, गर्भनिरोधक गोलियां। मेंस के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे। स्रोत: द हिंदू। चर्चा में क्यों? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन को उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये शोध श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाता है। गोल्डन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। इनसे पूर्व वर्ष 2009 में ये पुरस्कार एलेनोर ऑस्ट्रोम और ओलिवर ई. विलियमसन को दिया गया था। वर्ष 2019 में एस्थर डुफ्लो तथा उनके सहयोगी अभिजीत बैनर्जी और माइकल क्रेमर को ये पुरस्कार दिया गया था। क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1968 में स्वेरिग्स रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक, द्वारा डायनामाइट के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में की गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार कहा जाता है। मूल रूप से नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति जैसे क्षेत्रों में दिए जाते हैं जो नोबेल की इच्छा से स्थापित किए गए थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मूल रूप से दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों में से नहीं है। ये पुरस्कार बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार व्यक्तियों अथवा संगठनों को उनके असाधारण शोध, खोज अथवा योगदान के लिए सम्मान देता है जिन्होंने अर्थशास्त्र की समझ और वास्तविक विश्व की समस्याओं के लिए इसके अनुप्रयोग को उन्नत किया है। अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार के लिए क्लाउडिया का चयन। क्लाउडिया गोल्डन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करने में अग्रणी रही हैं और उन्होंने इस विषय पर कई किताबें लिखी हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन, ऑक्सफोर्ड 1990, और करियर एंड फैमिली, वुमेन सेंचुरी लॉन्ग जर्नी टुवर्ड इक्विटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस 2021। गोल्डन ने सदियों से महिलाओं की आय और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला संपूर्ण विश्लेषण पेश किया है। उनके शोध से परिवर्तन के कारणों के साथ साथ शेष लैंगिक अंतर के मुख्य स्रोतों का भी पता चलता है। गोल्डन के इस पथ प्रदर्शक कार्य ने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला है। साथ ही यह भी विश्लेषण किया है कि आखिर पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर क्यों बना हुआ है, जबकि उच्च आय वाले देशों में कई महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर रूप से शिक्षित होने की संभावनाएं रखती हैं। यद्यपि उनका शोध अमेरिका पर केंद्रित था, लेकिन उनके निष्कर्ष कई अन्य देशों पर लागू होते हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित क्लाउडिया के शोध के निष्कर्ष। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: औद्योगिकरण से पूर्व महिलाओं की कृषि और कुटीर उद्योगों से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने की अधिक संभावनाएं होती थीं। हालांकि औद्योगिकरण और फैक्ट्री आधारित कार्य के बढ़ने के साथ महिलाओं को नौकरी करने के लिए घर छोड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी के प्रारंभ में सेवा क्षेत्र के विकास ने उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक महिलाओं की पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र ने महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश के अधिक अवसर प्रदान किए। विवाहित महिलाओं की भागीदारी: 20वीं सदी की शुरुआत तक कार्यबल में कुल महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 20% थी, किंतु विवाहित महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 5% थी। गोल्डन ने कहा कि वैवाहिक प्रतिबंध कानून अक्सर विवाहित महिलाओं को शिक्षक अथवा कार्यालय कर्मी के रूप में कार्यरत रहने अथवा रोजगार से जुड़े रहने के लिए प्रतिबंधित करता है। श्रमबल की बढ़ती मांग के बावजूद भी श्रम बाजार के कुछ हिस्सों से विवाहित महिलाओं को बाहर रखा गया है और करियर को लेकर महिलाओं की अपेक्षाओं की लैंगिक वेतन अंतराल में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी माताओं के अनुभवों का महिलाओं के करियर संबंधी निर्णय पर काफी प्रभाव पड़ा, जिस कारण कई महिलाओं को काफी बार ऐसे विकल्प का चयन करना पड़ा जो जरूरी नहीं कि दीर्घकालिक, निर्बाध और फलदायी हों। गर्भनिरोधक गोलियों की भूमिका: 1960 के दशक के अंत तक उपयोग में आसान गर्भनिरोधक गोलियों की उपलब्धता से महिलाओं को प्रसव पर अधिक नियंत्रण रखने तथा अपने करियर और परिवार बढ़ाने की योजना का निर्माण करने में मदद की। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं ने कानून, अर्थशास्त्र और चिकित्सा जैसे विषयों का अध्ययन किया तथा रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों जुड़ी। पेरेंटहुड, माता पिता बनने के बाद वेतन अंतराल पर प्रभाव:
महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार के बावजूद लैंगिक वेतन में अभी भी एक बड़ा अंतराल मौजूद है। प्रारंभ में पुरुषों और महिलाओं के बीच आमदनी में अंतर काफी कम होता है, किंतु एक बच्चा आने तथा परिवार बढ़ने का महिलाओं की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और समान शिक्षा तथा पेशे के बावजूद महिलाओं की आमदनी में पुरुषों की आमदनी के समान दर से वृद्धि नहीं हो पाती है। वेतन अंतराल को बढ़ाने में पेरेंटहुड की बड़ी भूमिका रही है। कोरल रीफ ब्रेकथ्रू टैग्स। सामान्य अध्ययन 3 प्रदूषण और गिरावट प्रीलिम्स के लिए। कोरल रीफ ब्रेकथ्रू, ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स। प्रवाल भित्तियां मेंस के लिए। प्रवाल भित्तियों का महत्व, प्रदूषण और क्षरण की रोकथाम एवं नियंत्रण स्रोत। ICRI। चर्चा में क्यों? इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स GFCR और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस HLCC की साझेदारी में कोरल रीफ ब्रेकथ्रू पहल की शुरुआत की है। इस पहल को वर्ष 2023 में आयोजित 37वें इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव की आम बैठक में लॉन्च किया गया। विज्ञान आधारित पहल है। इसका उद्देश्य मानवता के भविष्य में प्रवाल भित्तियों के योगदान एवं उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों से प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्स्थापना करना है। $12 बिलियन के निवेश के साथ कोरल रीफ ब्रेकथ्रू पहल का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कम से कम 125,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत उष्णकटिबंधीय उथले जल वाले प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व को बनाए रखना है। इस पहल से विश्व भर में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होगी। ये पहल 4 कार्य बिंदुओं पर आधारित है। कार्य बिंदु 1, अत्यधिक मत्स्य पालन, विनाशकारी तटीय विकास और भूमि आधारित स्रोतों से होने वाले प्रदूषण जैसे स्थानीय कारकों के प्रभाव को कम करना। कार्य बिंदु 2, प्रभावी संरक्षण के तहत प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र दोगुना करना। 30x30 जैसे अंतर्राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु अनुकूलन आधारित प्रयासों को बढ़ावा देना। 30x30 एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक पृथ्वी की कम से कम 30% भूमि और महासागर क्षेत्र की रक्षा करना है। इसे UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 के दौरान प्रस्तावित किया गया था। कार्य बिंदु 3, बड़े पैमाने पर नवीन समाधानों को खोजना व जलवायु अनुकूल तंत्रों के विकास और कार्यान्वयन में सहायता करना, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 30% निम्नीकृत भित्तियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। तंत्रों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए सार्वजनिक व निजी स्रोतों से वर्ष 2030 तक कम से कम $12 बिलियन का निवेश सुरक्षित करना। कोरल ब्रेकथ्रू के लक्ष्यों को पूरा करने से सतत विकास लक्ष्यों SDGs, विशेष रूप से SDG 14 जल के नीचे जीवन लाइफ बिलो वाटर को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI ये राष्ट्रों और संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है जो विश्व भर में प्रवाल भित्तियों एवं संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। इस पहल की शुरुआत वर्ष 1994 में 8 देश की सरकारों द्वारा की गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। इसकी घोषणा वर्ष 1994 में आयोजित जैव विविधता पर अभिस्मय के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पहले सम्मेलन में की गई थी। ICRI से जुड़े संगठनों की संख्या 101 है, जिनमें 45 देश शामिल हैं। भारत उनमें से एक है। CC जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों का समर्थन करने में व्यवसायों, शहरों, क्षेत्रों और निवेशकों जैसे गैर राज्य अभिकर्ताओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने एवं बेहतर करने हेतु उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स GFCR प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए कार्रवाई करने तथा संसाधन जुटाने हेतु एक वित्त साधन के रूप में कार्य करती है। ये प्रवाल भित्तियों तथा उन पर निर्भर समुदायों को बचाने हेतु संधारणीय हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए अनुदान और निजी पूंजी प्रदान करता है। पारिस्थितिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रत्यास्थता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, राष्ट्र, परोपकारी संस्थाएं, निजी निवेशक और संगठन ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स प्रवाल भित्तियों के लिए वैश्विक कोष गठबंधन में शामिल हो गए हैं। विगत वर्ष के प्रश्न प्रीलिम्स प्रश्न निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैवशल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी
की बातें होती हैं? अ. क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स की बहाली। बी. पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास। सी. शेल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना। डी. वनों संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएं साल्ट लेक्स उपलब्ध कराना। उत्तर अ. प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी में से किनमें प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? 2014 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अ. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2 और 4। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2, 3 और 4। उत्तर अ. मेंस प्रश्न उदाहरण के साथ प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन कीजिए। 2019